नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज क्लास 10 का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले इसका मैं समरी भी बनाई हूँ और क्वेश्चन आंसर भी मौखिक रूप से पढ़ा चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, उसका सारा मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देव जनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, मैं अभी आप लोगों को मानवीय करुणा की दिव्य चमक का प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर है, फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। प्रश्न संख्या 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? अथवा फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग किस आधार पर कहा गया है? उत्तर, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए थे। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रामाणिक कोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। तीसरा प्रश्न, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अथवा आप कैसे कह सकते हैं कि फादर बुल्के हिंदी से असीम लगाव रखते थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फादर कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में MA किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। इसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहां तहां हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए खूब प्रयत्न किया। चौथा प्रश्न, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफेद चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफेद झलक देती हुई भूरी दाढ़ी थी, आंखें नीली थी, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थी। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। 5वां नंबर प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने
फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की भांति वात्सल्य देते थे, यानी सबको प्रेम करते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र में मुंह में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? अथवा फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? उत्तर, परंपरागत रूप में ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते हैं। वे सामान्य संसारी लोगों से अलग वैराग्य की नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्माचार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे प्रायः अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे तथा सबको गले लगाकर मिलते थे। वे संसारी लोगों के बीच रहकर उनसे निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। लोग उन्हें पादरी नहीं अपितु अपना आत्मीय संरक्षक मानते थे। आशय स्पष्ट करने के लिए रहेगा। 7वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। क का नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ख का फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। क का उत्तर है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ ही स्याही खर्च करना है। आशय यह है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। ख का उत्तर, हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। उनके न रहने से मन में उदासी घिरने लगती है। ऐसा लगता है मानो सामने कोई शांत उदास संगीत बज रहा हो। अब रचना और अभिव्यक्ति के तहत प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर, भारत में फादर के मन में भारत के संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण रहा होगा, क्योंकि यह धरती, भारत की धरती ऋषि मुनियों की धरती रही है। हो सकता है वे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य धर्माचार्यों से प्रभावित रहे हों। एक वैरागी ने वैराग्य की धरती में ही जीना चाहा हो। प्रश्न संख्या 9, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती है? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, इस पंक्ति में फादर कामिल बुल्के का स्वाभाविक देश प्रेम व्यक्त हुआ है। जन्मभूमि से गहरा लगाव होने के कारण उन्हें वह बहुत सुंदर प्रतीत होती है। मैं भी अपनी जन्मभूमि भारत का पुत्र हूँ। यह धरती मेरी माँ के समान है। मुझे इसका सब कुछ प्रिय लगता है। मुझे यहाँ का अन्न, जल, धर्म, संस्कृति सब प्रिय है। मैं इसके उत्थान में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे जन्मभूमि का अपमान हो। आगे प्रश्न है भाषा अध्ययन का। 10 नंबर का प्रश्न है, मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, मेरा देश भारत है। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। यह देश वट वृक्ष के समान है। इस धरती पर अनेक धर्मों, संतों, ऋषियों और महापुरुषों ने जन्म लिया। इसकी संस्कृति बहुत महान है। यहाँ के लोगों ने सदियों से जो कुछ सीखा है उसे अपने व्यवहार में उतार लिया है। इसलिए यहाँ की संस्कृति सनातन है। यहाँ कट्टरता का नाम नहीं है। यहाँ के लोग उदार, विनम्र और सरल हैं। यहाँ की जीवन शैली सहज है। इस सरलता के कारण भारतवासियों को अनेक कष्ट सहने पड़े। हजारों सालों तक गुलाम भी रहना पड़ा, फिर भी भारतवासियों ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वे ज्यों के त्यों रहे। वही सीधी
सरल तनाव रहित जीवन शैली। भारतीय संस्कृति आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व मानती है। यहाँ के लोग स्वयं को एक ही परमात्मा की संतान मानते हैं, इसलिए वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वे किसी भी शरणार्थी को परमात्मा का बंदा मानकर अपना लेते हैं। अहिंसा, प्रेम और करुणा भारतवासियों के खून में है। आज भी हमारे संत बाबा दुनिया भर के को यही सीख दे रहे हैं। हम किसी मनुष्य को शत्रु नहीं मानते, केवल पापी को शत्रु मानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को शत्रु मानते हैं। भारतीय संस्कृति के मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, गिरजाघर देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। यहाँ रामायण, महाभारत की कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ अभी भी राम राज्य का सपना मौजूद रहता है। आधुनिक युग में भी यहाँ अहिंसा के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया। गांधी जी ने अहिंसा के बल पर भारतवर्ष को स्वतंत्र करा के दिखा दिया। सचमुच भारत महान है, इसकी परंपराएं महान है। प्रश्न संख्या 11। आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रण करते हुए पत्र लिखिए। तो आप इस तरह पत्र लिख सकते हैं अपने मित्र को। और 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग कीजिए। तो इसमें समुच्चय बोधक किस तरह है? क का तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। ख का माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। ग का वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। घ का उनके मुख में सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अंगह का पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, क का, ख का, ग का और घ का इस तरह है। तो आप इसमें उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। आगे है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें? पंक्ति का भाव मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए तथा यह भाव लेखक के किस संदर्भ में अभिव्यक्त किए गए हैं? उत्तर, लेखक फादर कामिल बुल्के के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। वे उन्हें पवित्र आत्मा और महान व्यक्तित्व मानते थे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, उस पर प्रभु और भाग्य की अपार कृपा होनी चाहिए। परंतु फादर पर जहरवाद का प्रभाव देखकर लेखक के मन में जो झुंझलाहट और खिन्नता आई, उसी कारण उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसे पवित्र मनुष्य को जीवन के अंत में इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। उत्तर, फादर बुल्के ने जीवन भर सन्यासी रहने का संकल्प अवश्य लिया, किंतु मन से वे सन्यासी नहीं थे। उनमें अपनों के प्रति गहरा लगाव और मोह था। इस कारण वे अपने मित्रों के बीच रहना पसंद करते थे और उनके जीवन में गहरी रुचि लिया करते थे। लेखक के घर में कोई भी उत्सव हो, वे सब में पूरे आनंद से सम्मिलित हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 3, फादर बुल्के की जन्मभूमि कहाँ थी और उनके अपने जन्मभूमि के प्रति क्या भाव थे? उत्तर, फादर बुल्के की जन्मभूमि थी रेम्स चैपल। वे अपनी जन्मभूमि से बहुत गहरा लगाव रखते थे। वे लिखते हैं, मेरी जन्मभूमि बहुत सुंदर है। प्रश्न संख्या 4, भारत में आकर फादर ने किस किस क्षेत्र में अध्ययन किया और विशिष्ट योग्यता के क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धि थी? उत्तर, भारत में आकर फादर ने राम कथा पर शोध कार्य किया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन का कार्य किया। उनके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है अंग्रेजी हिंदी कोर्स। 5वां प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के कितने समय तक भारत में रहे और कितनी उम्र में हम सभी को छोड़कर विदा हो गए? उन्होंने भारत में कहां पर रहकर अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया? उत्तर, फादर कामिल बुल्के 47 वर्ष तक भारत में रहे। वे 73 वर्ष का जीवन जीकर इस दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में रहकर अपना अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। प्रश्न संख्या 6, फादर कामिल बुल्के भारत में कितने वर्षों तक रहे? उनका देहांत कब, कितनी उम्र में हुआ? यह दोनों प्रश्न एक ही है, जो आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न और 6 नंबर का प्रश्न दोनों एक ही है। और 7वां प्रश्न है,
मानवीय करुणा की दिव्य चमक कौन थे? यह विशेषण उनकी किन विशेषताओं का व्यंजक है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक के द्वारा फादर कामिल बुल्के को स्मरण किया गया है। उनका जीवन करुणा, प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ था। वे जिस भी मित्र से मिलते थे उन्हें हमेशा प्रेम, वात्सल्य और स्नेह दिया करते थे। वे उनके दुख सुख और पारिवारिक उत्सवों में भी भाग लिया करते थे। वे किसी को दुखी देखकर उसे भरपूर सांत्वना और वात्सल्य किया करते थे। 8वां प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के जिसेट संघ से किस कारण संबद्ध रहे थे तथा दार्जिलिंग में वे कितने वर्षों तक अध्ययनरत रहे? उत्तर, फादर कामिल बुल्के ईसाई पादरी के रूप में भारत आए थे। उन्होंने जिसेट संघ में रहकर 2 वर्ष तक ईसाई धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। वे 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर पढ़ते रहे। 9 नंबर प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से 1950 में कौन सा विशिष्ट कार्य पूरा किया था? वे किस भाषा के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में जाने जाते हैं? उत्तर, फादर कामिल बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। वे हिंदी भाषा के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, प्रमाणित कीजिए कि फादर भारतीय जनजीवन में रच बस गए थे। उत्तर, फादर भारतीय जनजीवन में कार्य करने आए थे। यहाँ आकर वे पूरी तरह भारतीय हो गए। उन्होंने ईसाई पादरी की तरह केवल अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने इस धरती की मूल संस्कृति को समझा, जाना, उस पर मुग्ध हुए, उस पर जीवन लगाया। उन्होंने यहाँ की भाषा को बढ़ाने के लिए जीवन लगा दिया। उनके द्वारा रचित अंग्रेजी हिंदी कोश आज भी सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को कोमल मन से अपनाया, यहाँ के उत्सवों संस्कारों में रुचि ली। उन्होंने राम कथा पर शोध ग्रंथ लिखा। उनके सबसे गहरे मित्र भी भारतीय थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के भारतीय जनजीवन में रच बस गए। 11 नंबर प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था? उत्तर, फादर की मृत्यु गैंग्रीन नामक रोग से हुई। इस रोग में शरीर के अंदर एक जहरीला फोड़ा हो जाता है जो बहुत यातना देता है, यानी कष्ट देता है। लेखक ने फादर के शांत अमृतमय जीवन को देखा था। उन्होंने जीवन भर लोगों को दिया ही दिया था, लोगों को स्नेह, वात्सल्य और करुणा का दान दिया था। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बड़ी शांत होनी चाहिए। इसलिए लेखक को उनकी यातना में मृत्यु पर असंतोष प्रकट किया। आगे 12 नंबर प्रश्न है, क्या आप फादर कामिल बुल्के को भारत का रत्न कह सकते हैं? उत्तर, फादर कामिल बुल्के निश्चित रूप से रत्न थे। वे प्रतिभाशाली थे, समर्पित थे, करुणापूर्ण थे और गरिमापूर्ण थे। अब प्रश्न उठता है कि वे भारत के रत्न थे या नहीं। निश्चित रूप से वे भारत के रत्न थे। उन्होंने स्वयं को भारत का ही माना। उनका वचन है, अब तो मेरा देश भारत है। वे भारत आने के बाद भारत के होकर जिए, उसके विकास के लिए तिल तिल जले। उन्होंने भारत की संस्कृति का अध्ययन किया, यहाँ की भाषा को समृद्ध किया। वे सचमुच भारत के रत्न थे। प्रश्न संख्या 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। उत्तर, फादर बुल्के ने ईसाई पादरी बनकर घर गृहस्थी से सन्यास तो ले लिया था, परंतु उनके मन में अपनों आत्मियों के प्रति गहरा लगाव था। सांसारिक लगाव सन्यासियों का लक्षण नहीं है, परंतु फादर बुल्के लेखक के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति तथा अन्य परिचितों के प्रति गहरा स्नेह रखते थे। वे लेखक को गले लगकर मिलते थे। वे जन्म मृत्यु जैसे समारोहों में पूर्ण स्नेह भाव से सम्मिलित होते थे। प्रश्न संख्या 14, लेखक तथा फादर की घनिष्ठता का परिचय कराने वाली घटनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, लेखक तथा फादर अत्यंत घनिष्ठ थे। फादर ने ही लेखक के पुत्र को पहला अन्न खिलाया। लेखक की पत्नी की मृत्यु होने पर उन्होंने उसे गहरी सांत्वना दी। फादर जब भी दिल्ली आते थे लेखक से अवश्य मिलते थे। लेखक भी फादर के साथ बहुत जुड़ाव अनुभव करता था। फादर के अंतिम संस्कार तक लेखक ने उनका साथ दिया। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह
तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।